नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए साथियों ये आपका 7वां पेपर है, गणित का पेपर होगा ये। और इसकी आपको 5 यूनिट का रिवीजन आपको करना है और नोट्स के माध्यम से करेंगे आप लोग प्रत्येक यूनिट का रिवीजन। और आप इन नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। और पहली जो यूनिट है हमारी, उस यूनिट का नाम है गणित की प्रकृति और इसके इतिहास के बारे में। हम गणित की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ गणित की परिभाषा जो दी गई हैं गणितज्ञों के माध्यम से, उनके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। जितना भी समय का हमारा पूरा वीडियो होगा पूरा आप लोग लास्ट तक वॉच करेंगे। और उसके बाद आपको फिर एक क्लास MCQ की लेनी है, ठीक है, और फिर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की प्रकृति का दर्शन। सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट करना तथा असमान दिखाई देने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना किसका काम है? गणित का काम है। वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना, ये भी क्या है? गणित की प्रकृति है। अनुभवों व मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना यानी शुद्ध करना, ये भी क्या है? गणित की प्रकृति होती है। गणित हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? गणित महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गणित मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विषय रहने के कारण दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। इसकी आवश्यकता कुली के रुपयों के हिसाब से लेकर अर्थशास्त्रियों व मंत्रियों तक रहती है। गणित मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करने और विचारों को दिशा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में गणित वह अद्भुत उपकरण है जिससे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज के लिए निर्मित किया है। यह दैनिक जीवन में गणित के सार्वभौमिक उपयोग को भी दर्शाता है। ये जो हमने गणित का महत्व पढ़ा है, ये हमारे दैनिक जीवन में कि गणित सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए यूनिवर्सल है, तो ये उस उपयोग को भी दर्शाता है। आपका एक क्वेश्चन है साथियों, बेबीलोन सभ्यता यानी जिसको हम संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं, तो बेबीलोन सभ्यता में 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रतीक होते हैं उनको आप किस तरीके से डिकोड करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, 1 डंडा। 2 को हम 2 डंडे से, 3 को हम 3 डंडे से दर्शाएंगे। और ये 4 होता है, ये 5 का चिन्ह होता है, ये 6 का चिन्ह होता है, ध्यान रखते जाएं। ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है और ये 10 का अंक होता है। इस तरीके से आपको ये 1 से लेकर के 10 तक के बेबीलोन सभ्यता में प्रत्येक चिन्ह आपको याद रखने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति को किस तरीके से डिकोड करेंगे? देखो, अगर हमारा 10 लिखा हुआ है तो 10 को हम x के माध्यम से दर्शाएंगे, 50 है उसको हम l के माध्यम से दर्शाएंगे, और 100 है उसको हम c के माध्यम से दर्शाएंगे, और 500 जो होता है 500 को हम d के माध्यम से दर्शाएंगे। तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे हमारा 413 है, कितना है? 413। तो 413 को हम दर्शाएंगे साथियों 400, तो 400 हो गया। तो इसमें C D X और 3 डंडे आपको करने हैं, ठीक है? कितने? 3 डंडे आपको खींच देने हैं, C D X 3 डंडे। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी इसका याद रख लेना। आगे हम बात करते हैं माया सभ्यता। माया सभ्यता में 19 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखो, माया सभ्यता में 19 को, तो साथियों सबसे पहले हम 3 रेखाएं खींचेंगे, है ना, और उसके ऊपर 4 बिंदु लगा देंगे। ये जो 3 रेखाएं होती हैं, एक रेखा हमारी 5 को दर्शाएगी, तो 3 रेखाएं कितने को दर्शाएंगी? 15 को। और ऊपर जो एक बिंदु होता है वो 1 अंक को दर्शाएगा, तो 4 बिंदु हो गए, तो कितने हो गए? 4। तो 15 और 4 कितने हो गए? 19। इस तरीके से आप माया सभ्यता में लिख सकते हैं। माया सभ्यता वाले लोगों ने 0 के लिए एक प्रतीक का इस्तेमाल किया था, और वो प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ये वाला, ध्यान रखना, ये प्रतीक है साथियों। माया सभ्यता के 0 के लिए माया जो प्रतीक है वो ये है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की पद्धति और उसके प्रतीक। कंप्यूटर जो है साथियों वो द्विआधारी पद्धति पर निर्भर करता है, यानी जिसको बाइनरी थ्योरी बोलते हैं, बाइनरी थ्योरी, जिसमें 0 और 1 2 प्रतीक होते हैं। और त्रिआधारी पद्धति और चतुराधारी पद्धति क्या होता है? त्रिआधारी पद्धति में 3 प्रतीक होते हैं, 0 1 और 2, ठीक।
और चतुर आधारित पद्धति में 4 प्रतीक होंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट है बच्चे गणित सीखने से दूर क्यों हो रहे हैं। देखिएगा, गणित एक ऐसा विषय है जिसके सीखने से बालक आनंद का अनुभव करते हैं, एवं कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका विद्यालय गणित से बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। उन्हें यह विषय बहुत निरस और उबाऊ लगता है। कई बार तो स्थिति यह भी हो जाती है कि बालक विद्यालय को छोड़ देते हैं गणित की वजह से। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गणित के डर की वजह से छोड़ देते हैं, और उसके मुख्य कारण है गणित के डर की वजह से बच्चे क्यों छोड़ते हैं। इसका कारण भी है कि पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई का जो स्वरूप तैयार किया जाता है वह उन्हें उबाऊ और निरर्थक लगने लगता है। उनके जीवन में अनुभवों के लिए कोई जगह नहीं होती है, और इसी वजह से वो विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, इसी में आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपके 3rd ग्रेड में भी काम आती हैं, रीट में भी काम आती हैं, और यहाँ से VSTC में भी काम आएंगी। मैं आपको गणित की परिभाषा बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे हागवैन एक गणितज्ञ हैं। उन्होंने गणित की परिभाषा क्या दी है, देखो। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये परिभाषा किसने दी, हागवैन ने। गैलीलियो ने बताया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। रोजर बेकन का क्या कथन है, देखेंगे। रोजर बेकन की परिभाषा है गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार व कुंजी है। गॉस का परिभाषा क्या है, गॉस की परिभाषा है कि गणित क्या है, वो विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है। वर्टेड रसेल का कथन क्या है, वर्टेड रसेल की परिभाषा देखेंगे। गणित वह विषय है जिसमें यह भी नहीं जान पाते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं यह जान पाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। ये परिभाषा किसकी है, वर्टेड रसेल की। मार्शल स्टोन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी होती है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद रख लेनी है। एग्जाम में आपसे प्रश्न यहाँ से टपकेगा जरूर। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, गणित सीखना सिखाना, गणित के शिक्षण सिद्धांत और विधियाँ क्या हैं। तो ये यूनिट आपकी 12 अंक की है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं गणित के बारे में। सबसे पहले आती है हमारी खेल विधि, प्ले मेथड। इसके जनक कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। मैं जो आपको ये यूनिट बता रहा हूँ ये आपकी 3rd ग्रेड में भी काम आएगी, रीट पात्रता में भी काम आएगी, ज़रूर पढ़ के जाएं इसको आप लोग। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ये खेल विधि के जनक हैं। खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मनोयोग से करता है। इन्होंने क्या परिभाषा बताई कि बालक को खेल खेल में अनेक गणितीय तथ्यों, अंकों आदि का ज्ञान देना। बालक को गणित पढ़ाने के लिए खेल खिलाने चाहिए, जैसे लूडो है, पासा है, तो ये भी खेल विधि होती है। अब खेल विधि के गुण और दोष इंपॉर्टेंट है। ये खेल विधि के गुण और दोष देखिएगा। गुण देखेंगे सबसे पहले, यह है खेल विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें सर्वांगीण विकास होता है। इस विधि के द्वारा बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रैक्टिस करके सीखता है। गणित का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। सामूहिक भावना का और प्रेम भावना का इस विधि में विकास होता है। गणित को निरसता से सरसता की ओर ले जाया जाता है। यानी कि गणित को बच्चे बहुत सारे उबाऊ सोचते हैं, उबाऊ बताते हैं, लेकिन ये बच्चे को आनंद प्रदान करती है खेल विधि के माध्यम से। गणित को रोचक व आनंदमयी बनाती है विधि, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, इसके कुछ दोष हैं। बालक थकावट का अनुभव कर सकता है। सभी प्रसंग व विषय इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाए जा सकते। स्वार्थ व होड़ की भावना इस विधि के द्वारा बढ़ती है। कुछ बालक सुस्त और अक्रियाशील भी होते हैं। समझ में आ गया। तो ये खेल विधि मैंने आपको पूरी पढ़ा दी। अब हम बात करते हैं गणित में वर्तमान समय के अंतर्गत कुछ प्रचलित विधियां हैं जिनको मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले। और वो विधियां कौन कौन सी हैं देखेंगे।
ये खेल विधियों के अंतर्गत आती है, जैसे किंडरगार्टन विधि, ठीक है, जिसको हम बालोद्यान विधि भी कहते हैं। और इसके जनक कौन है? फ्रॉवेल। कौन है साथियों? फ्रॉवेल। दूसरी है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि भी एक खेल विधिया है और इसके जो जनक हैं वो कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं। तीसरी है हमारी डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि के जनक कौन है? कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ये डाल्टन विधि के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जिसका नाम है आगमन और निगमन विधि। भैया ये तो बहुत बार एग्जाम में रीट में भी पूछी गई है। तो आगमन विधि के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जब शिक्षण कार्य के समय शिक्षक और विद्यार्थी समान रूप से सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह अपने आप में आगमन विधि बन जाती है। और इस विधि का जो सूत्र है वो है साथियों, उदाहरण से नियम की तरफ ये विधि चलती है, ठीक है। लेकिन निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा कर लो। इस विधि में होने वाला व्यवहार आगमन विधि के ठीक विपरीत होता है और यह विधि नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ती है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। दोनों में अंतर भी देख लो भैया, ये तो नियम से उदाहरण की ओर चलेगी लेकिन ये उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी। आगमन विधि बाल केंद्रित विधि है लेकिन निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे इनके शिक्षण सूत्रों के माध्यम से। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है जबकि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेगी। आगमन विधि जो है वो पूर्ण से अंश की ओर बढ़ती है लेकिन निगमन विधि अंश से पूर्ण की ओर। एक दूसरे के विपरीत है। एक विधि को आप याद कर लेना, उल्टा कर लेना फिर उसका। मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी आगमन विधि बढ़ती है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा आप लोग करेंगे ना तो निगमन विधि बन जाएगी। साथियों आप पढ़ के ज़रूर जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के गुण और दोष। देखिए आगमन विधि के गुण क्या हैं। आगमन विधि वो है वो साइंटिफिक मेथड विधि है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड है यानी कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और एक क्रियाशीलता बनी रहती है इसके अंदर। आगमन विधि के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो स्थायी ज्ञान होता है और इसके द्वारा तर्क चिंतन शक्ति का विकास होता है और ये विधि विद्यार्थी केंद्रित है, बाल केंद्रित है। लेकिन इस विधि की कमी क्या है? ये विधि बहुत अधिक खर्चीली है, समय का बहुत अधिक खर्चा होता है, पाठ्यक्रम इसमें समय पर पूरा नहीं होता, प्रतिभाशाली बालकों में ये निरस्ता पैदा कर देती है और इस विधि को पढ़ाने के लिए अनुभवी शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। ये इसकी कमियां हो गई, है ना। निगमन विधि के गुण और दोष पढ़ेंगे। देखो निगमन विधि जो है वो समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर देती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेषकर रुचिकर होती है और शीघ्र परिणाम इस विधि से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस विधि के दोष देखेंगे। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है और इस विधि के द्वारा रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। समझ में आ गया। अगली जो हमारी विधि है वो है संश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड। क्या होता है? किसी समस्या को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है अथवा उस वस्तु को या समस्या को पहले टुकड़ों में बांटेंगे। गणित के प्रश्नों की जटिल समस्या का सरलीकरण इसमें बालक खोजकर्ता या अन्वेषक के रूप में कार्य करता है और यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगी, निष्कर्ष से अनुमान की ओर चलेगी। भैया याद रखना इसका शिक्षण सूत्र, अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्ष से अनुमान की ओर। इस विधि के गुण कौन कौन से हैं? रटने की प्रवृत्ति इसमें जागृत नहीं होती, नवीन समस्याओं के बारे में सोचने की क्षमता विकसित होती है। इस विधि के द्वारा संश्लेष बौद्धिक विकास होता है और बालक के अंतर्गत क्यों की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है कि ये बात क्यों कही गई, ये सवाल क्यों दिया गया, यह आंसर क्यों आया, क्यों का जवाब मिलता है। इस विधि के दोष देखेंगे। समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है, ठीक है। ये विधि बहुत समय खराब करती है। छोटी कक्षाओं के लिए विधि अनुपयोगी है और प्रत्येक समस्या का समाधान इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। अगली जो विधि हमारी आती है वो है संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। इस विधि जो संश्लेषण विधि है वो बिल्कुल विश्लेषण विधि का विपरीत होती है ना।
समझ गए आप। संश्लेषण विधि, देखो, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो है संश्लेषण विधि। वस्तु जिसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया हो, उन भागों को पुनः मिला करके अपने पूर्ण रूप में वापस परिवर्तित करते हैं, वो होती है संश्लेषण विधि। इस विधि में सूत्र उल्टा हो गया साथियों, विश्लेषण का उल्टा है। ये बिल्कुल ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगी और अनुमान के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचेगी। इस विधि के गुण और दोष देखो, ध्यान रखो, ये जो हमारी संश्लेषण विधि है वो सूत्रों के आधार पर बिल्कुल निगमन विधि की समानता रखती है, ठीक है। इसके गुण देखेंगे, ये बालकों को सहज रूप से समझ में आ जाती है और इसके द्वारा समस्या का हल छोटे, क्रमबद्ध और सरल हो जाते हैं। इसके दोष क्या होते हैं? हर समस्या का समाधान इस विधि के द्वारा संभव नहीं है दोस्तों। क्यों और कैसे का ज्ञान बालकों को इस विधि में नहीं मिल पाता, जबकि विश्लेषण में मिल जाता है। इसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, किसमें? संश्लेषण विधि में। अब हम अगला टॉपिक आता है हमारा रियलिस्टिक मैथमेटिक एजुकेशन, यानी आरएमए का परिचय और उसका सिद्धांत क्या है। यह नवीन गणित अधिगम की विधि है जिसे नीदरलैंड के प्रूडेंथल संस्थान ने विकसित किया था। इसमें बताया गया कि गणित को वास्तविक से अवश्य जोड़ा जाए और गणित एक क्रिया हो, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप बताए गए थे उन्होंने, देखो, सबसे पहले कि प्रासंगिक परिस्थितियां में समस्या का उपयोग अधिगम में करते हैं, उसके बाद मॉडल का प्रयोग करते हैं, बालक के द्वारा स्वयं ज्ञान की रचना करवाई जाती है और यह विधि जो है वो बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट है प्रोग्रामिंग मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब है कि निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। इसमें माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है। सभी बच्चे एक ढंग से सीखते हैं, हो सकता है कि गति उनकी अलग अलग हो सकती है, बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। जो बच्चे नहीं सीख पाते उनके लिए उसी प्रोग्राम पर कुछ और उदाहरण दे करके कुछ और समय लगाया जाता है। सबसे पहले बच्चे को निर्देशों की श्रृंखला बताई जाएगी, फिर उसके छोटे छोटे चरण बनाए जाएंगे और उसके बाद समस्या को सरल से कठिन की तरफ बढ़ाया जाएगा, ठीक। यदि आप प्रोग्रामिंग मॉडल पर चलते हैं तो आप बच्चों को शैक्षिक ढंग से पढ़ाएंगे और ध्यान से उठाए गए छोटे छोटे चरणों के जरिए उन्हें सरल से कठिन धारणा की ओर लेकर जाएंगे। अब हमारे जो जीन पियाजे हैं उसकी संख्यात्मक अवधारणा का सिद्धांत क्या है, जरा इसको भी देखें। पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान बालकों के लिए 3 चरणों में होता है। कौन कौन से 3 चरण हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, 3 नंबर का क्वेश्चन। ऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रमिकता के आधार पर। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, यानी क्षय संबंध के आधार पर संख्या के अनुरूप वस्तुओं को गिना जाता है। और तीसरा है कंजर्वेशन, यानी संरक्षण। इसमें बालक वस्तुओं को अलग अलग समूहों में वस्तुओं की संख्या गिनना सीखते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम शिक्षण योजना बनाने के तरीके। तो अधिगम शिक्षण योजना बनाने के हमारे 3 तरीके हैं। पहला है वार्षिक पाठ योजना, दूसरा है इकाई योजना और तीसरा है दैनिक पाठ योजना, ठीक है। और मैंने आपको इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना इन दोनों में अंतर भी बताया साथियों। हमारा जो हिंदी का पेपर है ना उसमें आपको बताया मैंने, ये आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। लास्ट की जो यूनिट है मूल्यांकन वाली। अगला जो हमारा क्वेश्चन है अगली जो हमारी इकाई है वो है यूनिट नंबर 3, विषय वस्तु पर आधारित कुछ हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंकड़ों के बारे में, ठीक है। डाटा क्या होता है? आंकड़ों को एकत्र करना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वो प्रयोगकर्ता स्वयं एकत्र करेगा, जबकि द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं प्रयोगकर्ता अन्य स्रोतों के माध्यम से एकत्र करवाता है। आंकड़ों के महत्व भी याद रखना। तुलना के लिए, गणना के लिए, भविष्यवाणी के लिए, घर के खर्च के लिए, घर के निर्माण के लिए, शासन प्रबंधन के लिए और बुद्धि परीक्षण के लिए, इन सभी में आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। बिना
आंकड़ों के ये काम हो ही नहीं सकते। ठीक है भाई। अब आंकड़ों का सारणीकरण क्या है, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध, बोधगम्य, सरल तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। और आंकड़ों के लिए मैं बता दूं, जब भी हम सारणीकरण का काम करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें खोजते हैं। सबसे पहले प्रक्षणों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम आंकड़ों की बारंबारता निकालेंगे और उसके बाद हम मिलान चिन्हों के माध्यम से उसको प्रदर्शित करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है आंकड़ों का प्रदर्शन। आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं और वो डायग्राम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रलेख की। आंकड़ों को चित्रों तथा वस्तुओं के रूप में निरूपित करना चित्रलेख कहलाता है, चित्रों के माध्यम से डायग्राम बनाना। दूसरा है स्तंभ या दंडालेख। इसमें अनुपातिक व समान चौड़ाई के आयताकार दंडों तथा स्तंभों में उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये वाला हमारा क्या है, स्तंभ आलेख या दंडालेख है। और ये हमारा कौन सा है, वृत्त आलेख, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। वृत्त के रूप में हम आलेख बनाएंगे। और चौथा है रेखीय आलेख, तो ये हमारा रेखीय आलेख है। और इन चारों को आप लोग याद कर लेना भैया, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय में कुछ निम्न प्राप्त अंक किए थे। अंक प्राप्त कैसे किए, ये आपको डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इसको हम बारंबारता सारणी बंटन में प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारे ये अंक है इनकी एक सारणी बनाएंगे। इधर की साइड बना दिया कि भाई ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, कि इसमें कौन कौन से अंक हैं जो कॉमन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस जो लाइन है इसमें ये जो हमारा डाटा दिया है इसके अंदर 10 कितनी बार आया है, तो 10 3 बार आया, 4 बार आया, कितनी बार आया, 4 बार। बारंबार तक मतलब वो कितनी बार दोहराया गया है, तो बारंबारता हो गई। अब 4 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 4 डंडे खींच दो। 20 जो है हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया। इस लाइन में 20 कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, इसमें से देख के बताना है कि 20 कितनी बार आया है, तो 2 बार। 2 को हम 2 डंडे से प्रदर्शित करेंगे। 30 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 1 हो गया। 50 कितनी बार आया, तो 6 बार। अब 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 के लिए क्रॉस कर दो और फिर एक डंडा, हो गया 6। इस तरीके से 60 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 डंडे हो गए। 70 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 हो गया। और 90 1 बार आया, तो ये 1 बार हो। अब टोटल बारंबारता कितनी होती है साथियों, इनको काउंट करेंगे तो टोटल होती है 20। कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बारंबारता बंटन सारणी बना लेंगे। सीख गए। अब हम बात करते हैं भिन्नों की। क्या बात करेंगे, भिन्नों की। साथियों भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहली होती है उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है। देखो भिन्न को कैसे लिखेंगे, P/Q के रूप में। और जिसका मान 1 से कम होता है, इज लेस देन 1, 1 से कम है तो वो उचित भिन्न है। 1 से ज़्यादा है, क्या है, 1 से बड़ी है, तो कौन सी हो गई, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो उचित भिन्न को कैसे लिखेंगे, आप कह सकते हो कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, अर्थात कह सकते हैं हम कि जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न जस्ट इसका विपरीत हो गई। इस भिन्न का मान 1 से अधिक होगा, अर्थात अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा होता है। संयुक्त या मिश्र भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न का सरलतम रूप। जैसे ये हमारी अनुचित भिन्न है, तो ये 7/5 मैं निकालना बता रहा हूँ आपको। तो पहले 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, शेषफल कितना बच गया, 2। शेषफल को ऊपर लिख देंगे और नीचे हर आ गया, तो 1 सही 2/5। ये क्या हो गई हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न हमेशा किससे बनेगी, अनुचित भिन्न से बनेगी। समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं, भिन्नों तथा दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, उनको हम आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखना सीख लो भैया अच्छे से। देखो आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ये भिन्न दी गई है ना। इसको आरोही क्रम में सबसे पहले तो कुछ समानता देखो, कुछ असमानता देखो, एक बार पहचानो इसको। देखो इस भिन्न जो हमको दी गई हैं इसमें अंश क्या है, समान। और अंश अगर समान है तो अब आपको हर पे ध्यान देना है। अगर किसी भिन्न का अंश समान है और उसको हमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही का मतलब समझ लो आप लोग,
आरोही का मतलब है साथियों बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न आएगी। तो जिस भिन्न, अगर हमारी भिन्नों के अंश समान है, अब हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो आपको एक ही काम करना है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अगर अंश समान है और भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो 15/37 सबसे छोटी, उससे बड़ी 15/28, उससे बड़ी 15/23, उससे बड़ी 15/14 और सबसे बड़ी 15/7। मतलब जिस भिन्न के अंश समान है, अगर भिन्नों के अंश समान है तो उन भिन्नों में आपको देखना है कि जिस भिन्न का अंश समान है तो अगर हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको कर देना है। अब बात करते हैं भिन्नों का जोड़ना, घटाना और गुणा भाग। अब भिन्नों के जोड़ भागी तो आप लोग सब जानते ही हो मित्रों, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये 3/5, 2/3, 1/4 इसको जोड़ो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनका लैसे लो, 5 3 का और 4 का। 5 3 का लैसे कैसे लेंगे, मैं इधर लेना बता दूँ, इधर इस तरीके से ले लो, 5 3 और 4 लैसे लो। सबसे पहले 2 का भाग दो, 5 3 में नहीं जा रहा, इसमें चला गया, इस तरीके से ऐसे लेना है। तो इनका लैसे कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 में हमको हर का भिन्न देना, 5 का कितनी बार गया साथियों, 12 बार, है ना। और 12 को फिर जितनी बार भाग गया है उसको अंश से गुणा कर दो, कितना आ गया, 36, है ना। इसी प्रकार इसको करो, 3 का भाग 60 में देंगे, 20 बार गया, 20 गुना 2 करेंगे 40 आ गया, है ना। फिर 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 बार गया, 15 गुना 1 कर देंगे, 15 आ गया। अब ऊपर वालों को जोड़ो, ठीक है, कितना आ गया, 91, और हर को ज्यों का त्यों रहने दो, 91/60। इसको आप मिश्र भिन्न बना सकते हो, 60 का भाग देंगे 91 में, 1 बार गया, शेष फल कितना हो गया, 31 बच गया, है ना। और हर का हर लिख दिया, एक सही 31/60। मैं सबके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लो, इस तरीके से कर सकते हो। सेम आपको क्या लेना है, लैसे लेना है। लैसे लेने के बाद आपको 7 का भाग देना है 140 में, ठीक है। कितनी बार गया, 20 बार, और 20 गुना 2 करेंगे 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 का भाग देंगे इस 140 में, तो जितनी बार भाग जाएगा 3 से गुना कर दो, कितना आ गया, 105, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर चिन्ह है जिसका उसी को लगाएंगे आप। तो इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे ना तो आप 19/140 आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो लैसे और मैसे क्या होता है, कैसे निकालेंगे आप लैसे और मैसे। लैसे मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो कहलाती है लैसे। और मैसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो कहलाता है मैसे, HCF। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है, तो देखो 24, 36, 40, 60 और 100 का LCM भी निकालना और HCF भी निकालना है। आप LCM चाहे तो एक साथ सबका निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको खंड विधि के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले 24 को देखो भाई, इस 24 के टुकड़े कर दो, ठीक है, फैक्टर के रूप में, तो ये बन गए, है ना। 36 के कर दो, ये बन गए। 40 के कर दिया तो मैंने ये बन गए। 60 के किए तो ये बन गए। 100 के किए तो ये बन गए, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको सीखना है। उसके बाद LCM हमारा आया। LCM कैसे आएगा, LCM को निकालने के लिए आपको प्रत्येक जो खंड हैं इनमें सबसे ज़्यादा घात किसकी है, भैया 2 की घात है। देखो जोड़े बना लो, इनके जोड़े बनाओ, एक जोड़ा इसमें बन गया, एक जोड़ा इसमें बन गया, एक जोड़ा इसमें बन गया, एक इसमें बन गया, ठीक है। कितने हो गया, 2 बन गए, मतलब 2 की पावर 2 हो गया। इसमें भी 2 आ रहा है ना, और इसमें आ रहा है, तो बस 2 जगह आ रहा है, तो 2 की पावर 3 हो गया। कितना हो गया, 2 की पावर 3। तो ये लेस है, 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। और 5 की पावर 2 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में भाई, 2 कितनी बार आया, मैक्सिमम 3 बार आया। 2 मैक्सिमम कितनी बार आया, 3 बार आया। सभी में देखो, सभी में कॉमन कितना है, 2 मैक्सिमम कितनी बार आया, 3 बार आया। और उसके बाद 3 मैक्सिमम कितनी बार आया, 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया, 2 बार। देखो इसमें आ रहा है 2, आ गया।
तो ये तो हो गया 1800 आपका लेस है। HCF के लिए आपको कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर देखो, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, देखो इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। कॉमन कितनी बार आया? 2 बार आया भाई साहब। कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, तो 2 आ गया, 2 दूनी के 4, ये HCF हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ हमारे क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों की। आइएगा, सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। एक आयताकार बाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया सूत्र याद रख लेना, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दे रखे, चौड़ाई दे रखे, दोनों को गुना कर दो, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई। समझ में आ गया? क्लियर है। एक कमरे की लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं आपको अगर किसी कमरे की चारों ही दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या करना है? क्या करना है भैया? सबसे पहले आयत का परिमाप है उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। मैंने आपको बता रखा है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, उसको ऊंचाई से गुना कर दो, बस यही तो फॉर्मूला है। बस तो हो गया काम। 2 गुणा ऊंचाई कितनी है? 3, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ो, 3.5 और 6.5 कितने हो गए? कितने हो गए? 10। तो कितना हो गया? 2 3 6, 6 दाई के 60 वर्ग मीटर हो गया। ओके, एक बस उदयपुर से 4:30 बजे रवाना होकर के 11 बजे रतलाम पहुंचती है। बस के द्वारा उदयपुर से रतलाम तक यात्रा का समय कितना हुआ? भैया यहाँ पे देखो, यात्रा समाप्ति का समय कितना है? 11 बजे। यात्रा प्रारंभ कितनी होती है? 4:30 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम कह सकते हैं कि अब हमको क्या करना है, पहुंचने का बीच का समय, यात्रा का कुल समय बताना है। तो यात्रा समाप्ति का समय बस कितने बजे पहुंच रही है उसमें से आपको बस कितने बजे शुरू होती है उसको घटा देना है ना। तो 11 बजे, अब यहाँ पर 4:30 बजे मतलब 4 घंटे 30 मिनट। तो इसको भी पहले क्या करना है, मिनटों में चेंज करो इसको भाई, इसको भी मिनटों में चेंज कर लो। ठीक है, तो ये 10 घंटे 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में 30 गई, 30 बच गई। ठीक है, 10 में से 4 गए, 6 बच गए। तो 6 घंटे 30 मिनट का समय इसमें लगेगा। एक घड़ी की सुई 2:55 का समय बता रही है। घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के मध्य में कोण कितना होगा? तो ये तो आप लोग क्लियर जानते हो, 2:55 हो रही है, तो ये समकोण से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से छोटा हो गया। बस अब कोणों की बात कर लेते हैं। कोण के प्रकार पढ़ेंगे साथियों अब हम, है ना। देखो, कोण किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु से 2 किरणें निकलें तो इस प्रकार बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। जैसे ये कोण है, ये बिंदु है, इससे 2 आकृति निकाली, कोण बन गया। तो कोण कई प्रकार के, जैसे न्यून कोण, तो 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाएगा, ये बढ़ गया न्यून कोण। 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, सब न्यून कोण है, 90 से छोटा होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है? वो 90 से बड़ा होता है। तो 90 से बड़ा ये आकृति बढ़ गई, है ना, जिसमें 100 डिग्री का, 120 का, 135 का, है ना, ये होता है सब। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। लेकिन अब देखो, समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री का प्रोपण कोण है ये समकोण है। ऋजु कोण यानी सरल कोण, 180 डिग्री का कोण यानी सीधी रेखा, बिल्कुल सरल कोण कहलाएगी। वृत्त कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा, वृत्त कोण कहलाएगा। और भैया संपूरक कोण क्या होते हैं? जब 2 कोणों का योग सरल कोण यानी 180 डिग्री कोण के बराबर हो तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? संपूरक कहलाएंगे। जैसे एक रेखा पर एक कोण ये बढ़ गया, एक कोण ये बन गया, इसका योग और इसका योग अगर हमारा 180 डिग्री है तो वो संपूरक है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, पूरक कोण क्या होता है? जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे ये आकृति मैंने आपको बताई, इस 30 + 60 90 हो गया, 40 + 50 90 हो गया। आसन्न कोण क्या होते हैं? एक ही तल में यदि कोण इस प्रकार बने कि उनका शीर्ष भी एक हो और भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ, तो ये हमारी आसन्न कोण भी है। भाई देखो, ये वाली रेखा, ये वाली, अब 2 कोण बन गए, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये और ये दोनों आसन्न कोण है। समझ में आया? सम्मुख कोण क्या होते हैं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें तो प्रत्येक छेद बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, और ये आपस में बराबर भी होंगे। जैसे ये रेखा, ये रेखा आपस में काटी, ये कोण और ये कोण बराबर,
ये कोण और ये कोण बराबर। समझ में आ गया मेरी बात, ध्यान रखें। अब हमको ब्याज से संबंधित सूत्र देख लो। 200 रुपये का 9% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो याद रखना, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, PRT बटे 100 याद रखना। P का मतलब मूलधन, दर का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। तो देखो गुणा कर दो आप सबको, 100 का भाग दे दो, 200 गुणा 9 गुणा 2 बटे 100, आंसर आ गया 36 रुपये ब्याज, है ना। और मिश्र धन निकालना हो तो आपको 36 रुपये, मूलधन 200 है तो 236 हो गया मिश्र धन हमारा। समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4, 5 नंबर की है, गणित सबके लिए। आइएगा शुरुआत करते हैं। गणित सबके लिए है, इससे क्या तात्पर्य है? तो गणित सबके लिए से तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इस तरह से किया जाए कि वे सभी बच्चों के लिए हों। इसमें सभी बच्चों के लिए जोड़ना, सक्रिय बनाने का कार्य करते हों। प्रतिभाशाली बच्चों की भी उनके स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए तथा कमज़ोर बच्चों को भी उनके स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के गणित शिक्षण में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखेंगे आर्थिक समस्या। ऐसा माना जाता है कि गणित शिक्षण में अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता होती है, कमज़ोर वर्ग उसमें पिछड़ जाता है। सामाजिक कारण देखो, सामाजिक रूप से वंचित परिवारों के बालकों में गणित के प्रति कठिन होने की धारणा और आवश्यकताओं को नहीं समझ पाना, विषय के प्रति रुचि नहीं होना, ये सारे कारण हो सकते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि उनको अन्य बालकों की तरह समान अवसर व सुरक्षा मिले, बालकों की आवश्यकताओं को समझें, शिक्षा में सिलेबस ऐसा बनाना जिससे बालक उसको समझ सकें, गणित की प्रयोगशाला बनवाएं और क्लब उपलब्ध करवाएं, वंचित वर्ग के लिए पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए संदर्भ में गणित शिक्षण की स्थिति का क्या उल्लेख है? भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को ठीक से समझा नहीं गया है। अगर कक्षा में आंशिक असक्षम बच्चे होते हैं तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चे कम किए जाते हैं और ऐसे बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, जबकि भारत में सभी वर्गों को समान अधिकार उपलब्ध है। उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? समान अवसर उपलब्ध करवाओ, उचित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाओ, सहयोग व मार्गदर्शन दीजिएगा और नेत्रहीन बच्चों के लिए, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनके लिए ब्रेल लिपि शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो देखो कैसे है भैया, इसमें त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीबी ने बताई थी और इसके अंतर्गत अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों ही तो होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपोलर एजुकेशन बताया गया है प्रोसेस। तो ये अपन की जॉन डीबी की त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। अगली जो हमारी यूनिट है वो है साथियों पाठ्यचर्या मूल्यांकन, 10 नंबर की है। मूल्यांकन क्या होता है? हर प्रश्न पत्र में आप लोग पढ़ के आ रहे हो, हर प्रश्न पेपर में आप लोग पढ़ के आ रहे हो, मूल्यांकन, आकलन, ठीक है, साक्षात्कार, ये सब पढ़ रहे हो, हर जगह आपको मिलेगा। मूल्यांकन क्या है? वह प्रक्रिया जो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ निरंतर चलती रहती है और बच्चों ने जो सीखा उसकी जांच भी चलती रहती है। मूल्यांकन केवल लिखित व मौखिक ही ना हो, बल्कि अवलोकन, प्रोफाइल, चेकलिस्ट, शिक्षक अनुषंग, डायरी, प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों की टिप्पणियाँ व अनुभव, अभिभावकों की टिप्पणियाँ, सुझाव आदि को शामिल किया जा सकता है। चेकलिस्ट क्या होता है? बालक का खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित दर्ज सूचनाओं का प्रपत्र है, वो चेकलिस्ट कहलाता है। समझ गए आप? अब हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन, ये उद्देश्य क्या है? देखो भाई क्या उद्देश्य है? बालक में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का भाव जागृत करना, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पहचानना, बालक के अर्थपूर्ण ज्ञानार्जन की पहचान करना, सीखने की प्रक्रिया, कमी व कठिनाइयों को पहचानना, अभिभावकों को बालक की शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में अवगत कराना और कक्षा में शिक्षण विधि को बेहतर बनाना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन के उद्देश्य देखिएगा।
सीखने की प्रक्रिया में पहचान करना व उचित मार्गदर्शन करना इसका उद्देश्य है। व्यवहारगत पक्षों के विकास और परिवर्तन की जांच करना, निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, बालकों के सामाजिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अधिगम में कठिनाइयों की पहचान करना, शिक्षण नवाचार की खोज करना, बच्चों के दुर्बल पक्ष व सबल पक्ष की पहचान करके निराकरण करना। ये क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, याद करके जाना भाई, है ना। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005। ये भी आप लोग कई प्रश्न पत्रों में पढ़ के आए हों। इसका पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और इसके जो जनक कौन है वो है प्रोफेसर यशपाल, और उन्होंने बताया था कि बिना बोझ के शिक्षा, ये नारा दिया था। और इसके उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को बिना बोझ के बताना, बिना बोझ के देना, शिक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना चाहिए, राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करना चाहिए और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाया जाता है, जिसमें बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना, परीक्षा के साथ साथ चलने से उसमें परीक्षा का भय नहीं रहता, बल्कि उत्तम विकास की दिशा में अधिगम होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन में भी सततता का प्रयास किया जाता है। साथ ही व्यापक रूप से कौशल, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को भी शामिल किया गया है। अर्थात सतत व्यापक मूल्यांकन में बालक के निरंतर सभी पक्षों की जांच की जाती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेकलिस्ट क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा प्रपत्र जिसमें बालक की विशेष क्रियाओं के बारे में सुव्यवस्थित जानकारी मिलती है, चेकलिस्ट कहलाती है। ग्रेडिंग ये होती है साथियों, मूल्यांकन के लिए A, B, C, D 1 या 2 या 3 ये ग्रेड दिए जाते हैं। एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या है? वर्तमान में व्यवहार और पूर्व व्यवहार की जानकारी जिससे अभिलेख में मिलती है वो एनेक्डोटल रिपोर्ट है। पोर्टफोलियो क्या होता है? निश्चित समय अवधि में विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह मिलता है पोर्टफोलियो के अंदर, है ना। और CC में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? बालक कितना जानता है और उसे कितना सीखना है। मूल्यांकन की दोनों स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र का और सामूहिक कार्यक्षेत्र का भी। बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चे के द्वारा सीखे गए कार्य को पोर्टफोलियो फाइल में लिख दो। और बच्चे को अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। मूल्यांकन नियम व निरंतर किया जाए, नियमित समय समय पर बालक की प्रगति के बारे में अभिभावकों को बताना चाहिए, है ना। तो ये वाला आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं IIT में गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है, ठीक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विकास के अवसर मिलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा मिलती है, व्ययमुक्त शिक्षा प्रणाली मिलती है, CC को लागू किया जाता है। और इसके लाभ क्या है? गणित शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देना, गणितीय मनोवृत्ति का विकास करना, मूल्यांकन करना, अध्यापकों को गणितीय संसाधनों में वृद्धि करना और गणितीय अवधारणा का वास्तविक जीवन में उपयोग करना, ये गणित शिक्षण के लाभ हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर NCERT के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सभी बच्चे आनंदमयी व सार्थक गणित सीख सकें और उनमें गणितीय सोच, मनोवृत्ति अर्थात सोच का गणितीकरण पर बल देना। दूसरा उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण गणितीय खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ तथा मनोरंजक क्रियाकलापों के माध्यम से हो। बालक के मन में गणित के प्रति सकारात्मक लगाव और रुझान उत्पन्न हो। चौथा है बालक यांत्रिक रूप से गणित न सीखे। जो 5वां है अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने दे बच्चों को और गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने दें। 6वां उद्देश्य गणित के बुनियादी ढांचों को बच्चों को समझाएं, ठीक है। तो ये आपका पूरा गणित का पेपर नोट्स मैंने आपसे, जैसे मेरे से नोट्स बने मैंने आपको बता दिए। साथियों ये नोट्स आप लोग पढ़ के जाएंगे और इसके बाद आपको मैं मॉडल पेपर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मॉडल पेपर, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास आएगी, ठीक है भाई, 8 बजे आपकी क्लास डलेगी, आप लोग उसको भी ज़रूर पढ़ के जाएंगे तो आपका मैथमेटिक्स भी सरल हो जाएगा।
चिंता मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ठीक है। और सेकंड ईयर में आप लोग ज़रूर पढ़ना, मैं आपको सेकंड ईयर में और भी बढ़िया मज़ेदार नोट्स बना के लाऊंगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम को सभी ज्वाइन कर लो, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पर। थैंक यू।